Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. So, in the last lecture, we studied about the equal powers of the both the houses, and उसमें हम लोग मतलब मैंने आपको सिखाया था up till Constitution Amendment Bill तक, ठीक है? उसका passage and all that, and some questions related to that, right? In this video lecture, we are going to study about देखिए ये सब शायद मैंने करवा दिया था, ठीक है? यहाँ तक, right? जॉइंट सेटिंग तक मतलब ये वाला जो पोर्शन है दैट इज द प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट फॉर द दिस अमेंडमेंट बिल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल राइट यहाँ तक मैंने समझा दिया था. Now in this video lecture we are going to study about the procedure for the impeachment of the president. ठीक है कि किस तरीके से प्रेसिडेंट जो है वो इम्पीच होते हैं. लेकिन इससे पहले जस्ट अ मोमेंट सो इससे पहले हम थोड़ा और डेप्थ में जाते हैं इसके अंदर दैट इज द प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट राइट. यहाँ से समझना शुरू करना है हमें राइट. आज का टॉपिक यही रहेगा, यहाँ से हम शुरू करेंगे. मैं बार बार भूल जाता हूँ कि लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने कहाँ तक कंप्लीट किया था. सो प्लीज़ एक्सक्यूज मी अगर मैं कोई चीज़ रिपीट करता हूँ तो. ओके देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा, यहीं से बनेगा, फ्रेम यहीं से होगा कि क्वेश्चन ये बनेगा बेटा कि ऑन विच ग्राउंड्स कैन द प्रेसिडेंट बी इम्पीच्ड. ओके कि भाई कौन सा ग्राउंड होगा, मतलब कौन से ग्राउंड्स पे. ठीक है यहाँ पर ये ग्राउंड्स का मतलब डोंट टेक इट लाइक नो फुटबॉल ग्राउंड या फिर नो कोई क्रिकेट ग्राउंड एंड ऑल. नो, ग्राउंड का मतलब है किस इल्ज़ाम पे. ठीक है किस इल्ज़ाम पे हमारे जो प्रेसिडेंट है उनको इम्पीच किया जाएगा. ओके ठीक है आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़ राइट. तो किस ग्राउंड पे, ऑन विच ग्राउंड, ऑन विच चार्जेस राइट. ठीक है द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड. तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है तो हालांकि ये डिफाइन नहीं किया गया कि भाई किस एक्ट को हम लोग वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे. तो जब कभी भी आपको एग्जाम में पूछे कि भाई ऑन विच ग्राउंड्स कैन द प्रेसिडेंट बी इम्पीच्ड, तो आपको यही लिखना है दैट इज ऑन द ग्राउंड्स फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. उसके बाद आप लिख सकते हैं कि हाँ भाई नो अपने पावर का या अपने ऑफिस का या अपने पद का गलत इस्तेमाल राइट. या फिर आप इसका ऑल्टरनेटिव वर्ड भी लिख सकते हैं कि भाई द प्रेसिडेंट नॉट अबाइड्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है नॉट अबाइडिंग बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट अबाइड्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इस केस में हम उनको इम्पीच कर सकते हैं. लेकिन पहला तो वर्ड आपको ये लिखना है कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इफ ही डजंट अबाइड्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है तो उनको इम्पीच कर सकते हैं. समझ में आया राइट. अदर वर्ड्स यू कैन आल्सो राइट कि भाई इफ ही नो मिसयूजेस हिज पावर्स एंड हिज ऑफिस. ओके ठीक है तो ये भी लिख सकते हैं हम लोग. लेकिन द रिलेवेंट वर्ड इज दिस वन, the violation of the constitution. These are the secondary words ठीक है that we have to use in our answers. okay चलिए अब आगे देखते हैं. इसके बाद the impeachment charges, again यही बात है यहाँ वाला पॉइंट. the impeachment charges can be initiated by either house of the parliament. ठीक है तो क्या है यहाँ पर कि भाई ये जो impeachment charges है ये कोई भी हाउस हम पर मतलब प्रेसिडेंट पे लगा सकता है. द चार्जेस कैन बी इनिशिएटेड या फिर द चार्जेस कैन बी फ्रेम्ड बाय एनी ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है लेट अस से इन आवर केस फॉर एन एग्जांपल वी हैव कि भाई राज्यसभा जो है ठीक है वो इनिशिएट करता है फॉर एन एग्जांपल. ठीक है जस्ट टेक एन एग्जांपल और लेट अस से फॉर इजीनेस नो ट्रेडिशनल साइड से ही जाते हैं. तो लेट अस से कि भाई लोकसभा इज इनिशिएटिंग the charges okay for the parliament. And for an example the Lok Sabha is having a total membership. Okay star mark again, conditions apply. This is not subject to the reality. Okay so suppose it is having 400 members. ठीक है
a total membership, okay, suppose I emphasize the word suppose, okay, suppose it is having a membership, a total membership of 400 members, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर लिखा है कि this charges should be signed by 1/4 members of the house that frame the charges, मतलब कि लोकसभा ने अगर ये चार्जेस फ्रेम किए हैं, ठीक है, तो उनमें से उनकी जो टोटल मेंबरशिप है, उनके 1/4 मेंबर, कितने मेंबर्स बेटा, 1/4 मेंबर का हमें सपोर्ट चाहिए, उस रेजोल्यूशन पे साइन करेंगे। बचपन में हम नहीं करते थे ऐसा कुछ, हम क्लास में अगर फॉर एग्जांपल मैं तो करता था कि हमें क्लास में अगर मॉनिटर ठीक नहीं लगता तो हम क्या करते, हम हमारे क्लास टीचर पे एप्लीकेशन लिखते एंड वो एप्लीकेशन में मॉनिटर्स की सारी बुरी बातें लिखते हैं, दिस मॉनिटर इज नॉट कंपैटिबल और जो भी है, मतलब राइट, एंड फिर सारे बेंचेस पे है ना हम भेजते थे वो रेजोल्यूशन, वो पीस ऑफ पेपर, तू साइन कर, एंड हमें कहीं डर लगता था यार मेरी साइन तो ऐसी है, टीचर पहचान जाएगी एंड ऑल दैट, अरे तू साइन करना, राइट। और ट्रस्ट भी, जब मैं साइन करता था ना तो बैकग्राउंड में वो म्यूजिक भी बजता था, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, ओके ओके, जस्ट किडिंग, जोक्स अपार्ट। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आया कि दिस चार्जेस शुड बी साइंड बाय 1/4 मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस, ठीक है, राइट। तो 1/4 मेंबर यहाँ पर हमारे केस में कितने होंगे, 1/4 ऑफ 400, दैट वुड बी 100 मेंबर्स। सपोज कि 100 मेंबर्स का सपोर्ट मिलता है, तो ये रेजोल्यूशन फिर जाएगा प्रेसिडेंट के पास कि भाई साहब आपको नोटिस दिया जाता है, ठीक है, देखिए हमारे रेजोल्यूशन को सपोर्ट तो मिल चुका है, राइट, ठीक है, तो 14 डेज प्रायर, पहले 14 दिन पहले उनको एक नोटिस दिया जाता है, बोले कि भाई साहब 15th डे पे, ठीक है, हम लोग कार्यवाही करना शुरू करेंगे, वी विल स्टार्ट द वोटिंग फॉर द चार्जेस दैट वी हैव फ्रेम्ड अगेंस्ट यू, राइट, ठीक है, तो वोटिंग होगा, समझ में आया, ठीक है। आई होप अप टिल हियर द पॉइंट इज क्लियर, ठीक है, राइट, आई होप इट इज क्लियर, ओके, जस्ट अ मोमेंट, चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद, राइट। आई वाज चेकिंग द बैटरी है ना, अब जो नेक्स्ट है इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो क्या है, देखिए लिखा है यहाँ पर कि जब कभी भी इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन, ठीक है, देखिए और एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ, जब कभी भी देखिए हम लोग ये स्लाइड्स पढ़ रहे हैं ना, तो मुझसे पहले आपको ये स्लाइड पढ़ने की कोशिश करनी है, ठीक है, क्योंकि मुझे तो पता है ना व्हाट इज द नेक्स्ट स्लाइड, लेकिन आपको यू हैव टू कंसंट्रेट ओवर हियर, आपको ये रीड करना है कि मुझसे पहले, हो सके तो मुझसे पहले आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है, राइट, ताकि आपका कंसंट्रेशन भी रहे एंड मैं क्या कहना चाह रहा हूँ दैट आल्सो गेट्स क्लियर टू यू, ओके। तो ट्राई टू रीड ईच स्लाइड बिफोर मी, ओके, चलिए। After the impeachment, resolution is passed by a majority of 2/3, ये याद रखिएगा, 2/3 of the total membership of that house, ठीक है, of that particular house. It is sent to the other house, which should investigate the charges framed by the first house, है ना, जो initiating house था, उसने जो चार्जेस लगाए हैं प्रेसिडेंट पे, वो चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करने का पावर या फिर इन्वेस्टिगेट करने का ड्यूटी किसके पास है, कहेंगे सेकेंड हाउस के पास है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर क्या है, देखिए सबसे पहले तो सपोज कि फॉर एग्जांपल लोकसभा से एक रेजोल्यूशन होता है, वो रेजोल्यूशन को हम 1/4 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए और फिर 14 डेज पहले या फिर उसी दिन उसको भेज दिया जाता है और 14 डेज की राह देखी जाती है, उनको एक नोटिस दिया जाता है, राइट, एंड फिर क्या होता है, और अब इसके ऊपर वोटिंग होता है, इस रेजोल्यूशन पे वोटिंग होता है, 15th डे पर वोटिंग होता है, और वोटिंग में अगर 2/3 मेजोरिटी आ जाती है, फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल 2/3 मेजोरिटी आ जाती है, ठीक है, तो यहाँ से ये जो रेजोल्यूशन है, जो लोकसभा से जो रेजोल्यूशन है, वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा
राज्यसभा के पास, एंड राज्यसभा would be acting as what? Acting as an investigating house. ठीक है, right? I hope this whole thing is clear to you. ठीक है, इनिशिएट कहाँ से हुआ है? रेजोल्यूशन, लोकसभा से। इनिशिएशन ऑफ व्हाट? इनिशिएशन ऑफ द रेजोल्यूशन फॉर इम्पीचमेंट, ठीक है, ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, ठीक है, तो अब ये सेकेंड हाउस क्या बनेगा? इट वुड एक्ट एज एन इन्वेस्टिगेटिंग हाउस। ओके, ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर लिखा है if the other house also sustains the charges, ठीक है, and passes the impeachment resolution by a majority of 2/3, ठीक है, of the total membership, यहाँ पर भी हमको वही मेजॉरिटी चाहिए, सेकेंड हाउस, then the president stands removed from his office। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर अगर मिल जाता है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन हो जाती है और इन्वेस्टिगेशन में ये पाया जाता है कि भाई दिस चार्जेस आर ट्रू, एंड अगेन राज्यसभा से भी अगर 2/3 मेंबरशिप मिलती है, ठीक है, राइट, तो द प्रेसिडेंट इज व्हाट? इट इज ही इज रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस। समझ में आया? सो दिस इज द जनरल कहेंगे कि द प्रोसीजर, ठीक है, कि इन्वेस्टिगेट करता है एंड उसके बाद स्टैंड्स इम्पीच्ड। ओके, समझ में आया? आई होप द इम्पीचमेंट प्रोसेस इज क्लियर टू यू गाइस। अब इसमें ना ही हमको 1/4 याद रखना है, ना ही हमको 14 डेज याद रखना है, ये प्रोसीजर याद रखना है जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर जनरल नॉलेज। ओके, मैंने ये इंक्लूड किया है। क्वेश्चन कहाँ से आता है? क्वेश्चन आता है यहाँ से, ये वाला पार्ट, ठीक है, ओह सॉरी, ये वाला पार्ट, ठीक है, दैट इज on which grounds, तो कहेंगे for the violation of the constitution, right? चलिए, ये समझ में आ गया? ओके, अब देखिए यहाँ से और एक क्वेश्चन बन चुका है ऑलरेडी, मैं सिखा चुका हूँ, और अगर नहीं पता है तो रिवाइज कर लीजिएगा। I would highly recommend you guys to revise the previous lectures that has been already recorded and has been uploaded in the playlist। okay, क्या है? एक टॉपिक था, that is okay, शायद आपको दिख नहीं रहा, let me clear this, ठीक है, the judicial powers of the parliament, है ना? ठीक है, लिखा है यहाँ पर, राइट? अगर ये समझाया नहीं है तो प्लीज मुझे एक बार याद करवाइएगा। मैंने जहां तक मुझे पता है मैंने समझा दिया है जुडिशियल पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट, और द जुडिशियल पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट में क्या था? द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये समझाया था मैंने, ठीक है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राइट। अभी प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट ही लिखा जाता है, PREZ ही लिखा जाता है, सर मिस्टेक नहीं कर रहे, गलती नहीं कर रहे, ठीक है। चलिए, तो अब क्या होता है यहाँ पर, मुझे ये समझाना है जुडिशियल पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा पार्लियामेंट है, ठीक है, इट एक्ट्स लाइक व्हाट? इट एक्ट्स लाइक अ जुडिशियरी, है ना? जुडिशियरी की तरह एक्ट करता है कि नहीं करता? कैसे करता है जुडिशियरी की तरह एक्ट? देखिए, लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट। यार देखिए, लिखा है यहाँ पर इन्वेस्टिगेट, ठीक है, इन्वेस्टिगेट द चार्जेस। अब देखिए, चार्जेस इन्वेस्टिगेट करता है। जब चार्जेस इन्वेस्टिगेट किए जाते हैं तब प्रेसिडेंट के पास ये मौका होता है, वो खुद तो नहीं आते लेकिन अपने बिहाफ पे अपना एक रिप्रेजेंटेटिव या रिप्रेजेंटेशन भेजते हैं कि भाई जाओ मुझे डिफेंड करो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पार्लियामेंट एक्ट करता है एज जुडिशियरी। कैसे एक्ट करता है जुडिशियरी? देखिए मेरे पास है ये, राइट। तो फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, प्रेसिडेंट के खिलाफ हमने चार्जेस लगाए, वो चार्जेस कहीं ना कहीं प्रूव हुए, है ना, राइट। तो दूसरे हाउसेस में गए, और वो दूसरे हाउसेस में नहीं, सॉरी, दूसरे हाउस में गए, और दूसरे हाउस में वो एक्ट कर रहा है एज एन इन्वेस्टिगेटिंग हाउस, जहां पर वो हाउस इज एक्टिंग लाइक व्हाट? इज एक्टिंग लाइक अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, है ना, राइट। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग, क्वासी जुडिशियल बॉडी? मतलब कि जो जुडिशियरी नहीं है, विच इज नॉट अ जुडिशियरी, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ जुडिशियरी, जो कोर्ट नहीं है, ठीक है, बट एक्ट्स लाइक वन, बट
एक्ट्स लाइक वन। ठीक है, समझ में आया बेटा? राइट, जो जुडिशरी नहीं है, राइट, नॉट एट ऑल अ पार्ट ऑफ जुडिशरी, नॉट एट ऑल इट इज कोर्ट, उसको कोर्ट भी नहीं कह सकते, वो कोर्ट भी नहीं है, लेकिन वो एक्ट कर रहा है ना, वो अपना फैसला सुना रहा है। यहाँ पर वो वर्डिक्ट दे रहा है कि भाई हाँ भाई साहब, आपके खिलाफ जो चार्जेस थे वो प्रूव हो चुके हैं एंड वी आर रिमूविंग यू फ्रॉम योर ऑफिस। ठीक है, वी आर रिमूविंग यू फ्रॉम योर ऑफिस। तो यहाँ पर इट एक्ट्स एन इन्वेस्टिगेटिंग हाउस, राइट? ठीक है, तो क्या हुआ, जुडिशियल फंक्शंस हुए पार्लियामेंट के। ठीक है, जो यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता था वो यही था, राइट? आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये पॉइंट, राइट? क्या लिखा है, इफ द अदर हाउस आल्सो सस्टेन्स द चार्जेस, मतलब दूसरे हाउस में भी यही चार्जेस रहते हैं, एंड passes the impeachment resolution by a majority of 2/3 members, 2/3 of the total membership, then the president stands removed from his office। तो यहाँ से दो क्वेश्चन फ्रेम हुए, है ना? क्या हुआ, ऑन विच ग्राउंड, सबसे पहला यही, ठीक है, किस इल्जाम पे हमारा प्रेसिडेंट, हम प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं अपने ऑफिस से। सेकंड क्या था, व्हाट आर दी जुडिशियल फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट या जुडिशियल पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। हालांकि जुडिशियल नहीं है, ठीक है, क्वासी जुडिशियल है। ठीक है, तो ये क्वासी जुडिशियल का मतलब समझा दिया है। क्या है क्वासी जुडिशियल का मतलब, which is not a part of judiciary, which is not a court itself, लेकिन it acts like one। ठीक है ना? अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो गूगल कर लीजिएगा, इसका जो लिटरल मीनिंग है जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल का मतलब, वो समझ लीजिएगा। ओके, ठीक है, कम ऑन, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अब इसके बाद। ओके, चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है ये वाला। देखिए हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं पता है? देखिए मैंने है ना आपको यहाँ तक समझा दिया, इक्वल स्टेटस ऑफ बोथ द हाउसेस। और ये इक्वल स्टेटस ऑफ बोथ द हाउसेस में देखिए बार बार मुझे आपको रिपीट करना पड़ा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, मैं भी कंफ्यूज ना हो कि मैं कहाँ हूँ। ठीक है, राइट। ऑर्डिनरी बिल तो मैं पहले ही समझा चुका हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लास्ट लेक्चर में समझाया, आज समझाया मैंने, अभी समझाया मैंने इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। लेकिन ये सब सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो कहाँ आते हैं, वो आते हैं, वी आर स्टडिंग द इक्वल स्टेटस ऑफ बोथ द हाउसेस, कि भाई कौन से स्फीयर्स में वी हैव द इक्वल स्टेटस। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैंने समझाया द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, यहाँ तक समझाया, राइट। ये सब तो मैं पिछले लेक्चर में समझा चुका था। नाउ हम वी आर मूविंग ऑन। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है which is a part of no equal status of both the houses। ठीक है, तो equal status of both the houses में ये है हमारा part, that is approval of ordinances। ठीक है, now again, ठीक है, what is an ordinance समझा चुका था, ordinance क्या है, फिर भी एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ for the new comers और new students, राइट। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो नए बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक आप मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखते। आई थिंक दिस इज द 9th और 8th पार्ट ऑफ द वीडियो। ओके, तो आप बहुत पीछे है बेटा। ठीक है, तो प्लीज आप जरा देख लीजिएगा कहाँ तक आप पढ़ रहे हैं, राइट। और मैं जो करंटली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एडवाइस करूंगा कि वो पिछले जो जितने भी वीडियोस है वो एक बार देख ले। ठीक है, चलिए, ऑर्डिनेंस क्या है, कमिंग बैक टू टॉपिक, व्हाट इज एन ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस क्या है बेटा, ऑर्डिनेंस इज जस्ट नथिंग बट इट्स जस्ट अ टेम्पररी लॉ, है ना। वो क्या है, एक टेम्पररी लॉ है। कौन पास करता है, सॉरी, कब पास किया जाता है, या फिर कौन पास करता है, तो कहेंगे पास्ड बाय या इशूड बाय द प्रेसिडेंट, है ना। पास्ड बाय होम, पास्ड बाय द प्रेसिडेंट। कब पास करते हैं, तो कहेंगे व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। ठीक है, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, राइट, तब हम इनको प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो एक टेम्पररी लॉ पास करे। समझ में आया? लेकिन कीप इन माइंड, ये लॉ का नेचर कैसा है, टेम्पररी। इसको क्या बनाना है, इसको बनाना है परमानेंट। तो कब बनाएंगे परमानेंट, तो भाई जब पार्लियामेंट वापस से सेशन में आएगा। ठीक है, माइट बी इट बजट सेशन, माइट बी इट द मॉनसून सेशन, सो माइट बी इट एनी सेशन, राइट। ठीक है, तो सेशंस में ऑर्डिनेंस रहते ही है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद जो टॉपिक है ऑर्डिनेंस वाला, राइट। तो यहाँ पर
कहेंगे कि जब ये परमानेंट, देखिए इसका जो नेचर है वो क्या है, टेम्परेरी है, इसको हमें परमानेंट बनाना है। तो परमानेंट कैसे बनेगा, तो फिर जब भी वो असेंबली में आएंगे, जब भी हमारा पार्लियामेंट्री असेंबली होगा, तो हम within 6 months, within 6 weeks, okay, not months, within 6 weeks, ठीक है, ये टेम्परेरी लॉ को परमानेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। एंड दोनों हाउसेस से ये पास होगा, बिकॉज अब देखिए ये परमानेंट बनाने के लिए क्या है, इट शुड बी प्लेस्ड एज व्हाट, एज एन ऑर्डिनरी बिल। एंड आपको पता है कि ऑर्डिनरी बिल के लिए क्या चीजें है, मतलब बोथ द हाउस ऑफ इक्वल पावर, राइट, इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल। तो विदिन 6 वीक्स ये ऑर्डिनेंस को पास कराना जरूरी है। अगर 6 वीक्स के अंदर ये पास नहीं होता तो ये बिल जो है, ये ऑर्डिनरी बिल जो है, वो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, खारिज हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसके बाद आता है अप्रूवल एंड प्रोक्लामेशन ऑफ द इमरजेंसीज, ऑल द 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज, ठीक है, राइट। अब पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि भाई इमरजेंसीज क्या है, राइट। तो अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ सेकंड चैप्टर, यहाँ पर नहीं समझाऊंगा, ठीक है, बिकॉज इसमें मुझे और 15 to 20 मिनट्स लगता है, मतलब हाफ एन आवर तो समझ लीजिएगा। लेकिन अभी थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इमरजेंसीज क्या होती है, ठीक है। पहली जो इमरजेंसी है, दैट इज अ नेशनल इमरजेंसी। कौन सी इमरजेंसी है बेटा, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। उसके बाद आता है प्रेसिडेंट्स रूल, ठीक है, यहाँ पर आता है प्रेसिडेंट्स रूल। और थर्ड वाला जो है, ठीक है, वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, राइट। तो ये ज्यादा 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। आर्टिकल नंबर लिख देता हूँ, ठीक है, आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 356, आर्टिकल नंबर 360, ठीक है। These are the 3 basic emergencies, the 3 emergent, not basic emergencies, these are the only 3 emergencies that are mentioned in our constitution. And कमेंट सेक्शन में बताइएगा या फिर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है, आज तक कितनी बार, how many times this emergency has been proclaimed, okay, okay, समझ में आया बेटा, राइट। एंड थोड़ा इम्पोर्टेंट इशू है, इसलिए थोड़ा गूगल करके सर्च कीजिएगा इसको, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी के बारे में। एंड कितनी बार प्रोक्लेम हुई है, एंड हु वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, एंड हु वाज द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम, एंड प्लस कहेंगे कि व्हाट वाज द बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड नहीं पता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको सिखाऊंगा इसके जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तब। लेकिन नेशनल इमरजेंसी होता है, ठीक है, लगा है, राइट। प्रेसिडेंट रूल अनगिनत बार लग चुका है, राइट। इसको हम स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल कहाँ लगता है, तो स्टेट में लगता है, ठीक है, राइट, एक पर्टिकुलर स्टेट में लगता है, तो स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है इसको। फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, ये कितनी बार लगा है वो भी बताइएगा, ओके। तो देखिए, कमिंग बैक टू टॉपिक, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, इक्वल पावर्स की बात कर रहे हैं, राइट। इक्वल पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट या इक्वल पावर्स ऑफ बोथ द हाउसेस। तो यहाँ पर अप्रूवल, देखिए, प्रोक्लेम, प्रोक्लेम का मतलब क्या है पता है, प्रोक्लेम का मतलब है अनाउंस करना। क्या करना, अनाउंस। तो यहाँ पर अनाउंसमेंट तो किसने किया, हु हैज द पावर टू प्रोक्लेम, ठीक है। तो कहेंगे द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू प्रोक्लेम इमरजेंसी, अगेन अ पार्ट ऑफ सेकंड चैप्टर, लेकिन अभी रिलेवेंस है इसलिए समझा रहा हूँ, राइट, ठीक है। द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू प्रोक्लेम द इमरजेंसी, लेकिन इसको अप्रूव करवाना जरूरी है, ठीक है। तो अप्रूवल का पावर किसके पास है, अप्रूवल का पावर है हमारे पार्लियामेंट के पास, ठीक है, या फिर कहेंगे बोथ द हाउसेस, दैट इज द लोकसभा एंड राज्यसभा, बोथ द हाउसेस हैव द सेम पावर, वी कैन से इक्वल पावर, ठीक है, राइट। तो अप्रूवल, एंड इसका भी कोई टाइम लिमिट है, एवरी इमरजेंसी हैज अ टाइम लिमिट, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी को कहेंगे विद इन 1 month, ठीक है, एंड द रेस्ट ऑफ द इमरजेंसीज विद इन 2 months, ओके, ठीक है, राइट। समझ में आया बेटा। तो इमरजेंसीज को अप्रूवल करने के लिए बोथ द हाउसेस, खास करके नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव करने के लिए बोथ द हाउसेस हैव इक्वल पावर, ओके, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट स्लाइड, अनइक्वल पावर्स, ठीक है। मैंने यहाँ तक समझाया इक्वल पावर्स तक, ठीक है। ये इक्वल पावर्स हम समझ चुके हैं कि भाई इक्वल पावर्स कहाँ तक थे, या फिर उसमें सब कुछ आ चुका। तो यहाँ पर इक्वल पावर्स खत्म होते हैं।
नाउ वी विल स्टार्ट फॉर द अनइक्वल स्टेटस ऑफ द बोथ द हाउसेस, ठीक है, या फिर यहाँ पर मैं कहूँगा the upper hand of the लोकसभा, ठीक है, प्रिसाइजली हम यही कहेंगे, अपर हैंड ऑफ द लोकसभा, ठीक है। तो ये तो आपको मैं पहले ही समझा चुका हूँ, देखिए काम आता है ना, राइट, कि भाई मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा एंड नॉट इन राज्यसभा, राइट। तो जब मैंने पहला लेक्चर लिया था, जब आपका मुझे याद है फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर, अगर मैं ऐसे ही कह देता पावर्स ऑफ द स्पीकर, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, तो समझ में नहीं आता आपको, लेकिन अभी आपको रेलेवेंस लगेगा। क्या है अपर हैंड ऑफ द लोकसभा, ठीक है। तो अपर हैंड ऑफ द लोकसभा में यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, द मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, ठीक है, एंड नॉट इन राज्यसभा। तो क्या हुआ, अपर हैंड हुआ ना भाई, राइट। तो किस, अब देखिए मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि क्यों अपर हैंड है, क्योंकि आपको पता है इसके बाद क्या होता है कि 14 डेज का टाइम दिया जाता है राज्यसभा को, अगर राज्यसभा के पास ये मिल जाता है तो 15 डे पे लोकसभा पास कर देता है प्रेसिडेंट को, तो मुझे शॉर्ट में खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है, राइट। अब देखिए क्या लिखा है, फाइनल पावर टू डिसाइड क्या करना है, वेदर कोई बिल है वो मनी बिल है या नहीं, ठीक है, वो किसके पास है पावर, वो पावर है स्पीकर के पास। और स्पीकर कहाँ होते हैं, स्पीकर होते हैं, कहाँ होते हैं स्पीकर, ठीक है, लोकसभा में, हाँ, ठीक है। तो लोकसभा में जो स्पीकर है उनके पास ये पावर होता है कि मनी बिल जो है, ठीक है, वो कौन डिसाइड करता है कि वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, ओके, ठीक है। तो वो डिसाइड करते हैं हमारे स्पीकर या लोकसभा के स्पीकर, ठीक है। तो ये भी एक अपर हैंड है। इसके बाद क्या लिखा है अगेन, सी दिस इज ऑल्सो एन एक्सक्लूसिव पावर, मतलब ये एक कहेंगे प्रिविलेज है, प्रिविलेज समझते हैं, एक्सक्लूसिव पावर कि भाई दिस इज मेंट फॉर यू ओनली, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रिसाइड्स ओवर व्हाट, ओवर द जॉइंट सिटिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेस, ठीक है। जब कभी भी जॉइंट, आपको पता होगा जॉइंट सिटिंग कब होता है, ठीक है, क्वेश्चन आएगा, मैं तो पूछूंगा क्वेश्चन कि भाई जॉइंट सिटिंग कब होता है, तो कहेंगे जब डेडलॉक होता है ना। और डेडलॉक कहाँ होता है, कौन से केस में होता है, इन द केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल, भाई ऑर्डिनरी बिल में ही जॉइंट सिटिंग होगा, ठीक है, ना ही मनी बिल में होगा, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में होगा, है ना। ये भी समझा चुका हूँ कि जॉइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है इन दो केसेस में, ठीक है, सिर्फ ऑर्डिनरी बिल में ही जॉइंट सिटिंग का प्रावधान है, या फिर there's a provision for the joint sitting of the both the houses in case of an ordinary bill, right, ठीक है। और वो कब होता है डेडलॉक, ठीक है। तो डेडलॉक का भी कुछ समय होता है ना, एक तय मर्यादा, टाइम लिमिट होती है, नॉट मर्यादा, आई थिंक टाइम लिमिट होता है, एंड दैट टाइम लिमिट इज व्हाट, दैट टाइम लिमिट इज 6 months, ठीक है। तो 6 months में, within 6 months both the houses have given चांस कि भाई 6 months है आपके पास, यू रिजॉल्व दिस डेडलॉक। और अगर डेडलॉक रिजॉल्व नहीं होता तो there's one more provision, and that provision is what, is the joint sitting. Now who presides over the joint sittings, क्वेश्चन आएगा, who presides over the joint sittings of the both the houses, तो लोकसभा, ठीक है। तो लोकसभा ही क्यों, तो अगेन क्या है भाई, अपर हैंड है ना लोकसभा का, इसीलिए तो इट इज हैविंग एन अपर हैंड। चलिए अब आगे देखते हैं, इसके बाद अब आगे आता है दी लोकसभा। क्या लिखा है, द लोकसभा विद ग्रेटर नंबर विंस द बैटल इन द जॉइंट सिटिंग। यहाँ तक आपकी बुक में लिखा है, ये वर्ड मैंने डाला है जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। क्या होता है, except when the strength of the ruling party in both the houses is less than the opposition party, ठीक है, is less than the opposition, ठीक है। हाँ, इसको थोड़ा हम नंबर गेम से समझते हैं, ठीक है। ये एक्सेप्ट वाले के बाद वाला जो पॉइंट है, इसको देखिए क्या है, सपोज तो क्या है ही, राइट, इसको तो हमें विद रिलेवेंस ऑफ द टॉपिक ही लेना पड़ेगा, राइट। तो देखिए लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं, टोटल मेंबर्स, फॉर एग्जांपल 550, एग्जांपल नहीं है ही, ठीक है, एंड राज्यसभा में 250। तो व्हाट इज द टोटल नंबर, 550, 600 एंड 800, राइट। सो टोटल मेंबर्स अगर देखा जाए, जॉइंट सिटिंग अगर सारे के सारे प्रेजेंट है फॉर एन एग्जांपल, और सारे सीट्स फुल है, एंड सारे के सारे हाइपोथेटिकल केस, ओके, जॉइंट सिटिंग है, तो सीधी सी बात है, अगर ये सारे के सारे दे आर बिलोंगिंग टू एन होमोजीनियस पार्टी, सपोज की फॉर एन एग्जांपल लेट्स से एडुक्राफ्ट पार्टी, ठीक है, तो पक्का ही है कि ये जीत जाएंगे, हमेशा यही जीतेंगे, है ना, क्योंकि
आउटनंबर्ड है हम लोग, राज्यसभा इज एन आउटनंबर्ड। लेकिन जनरल इलेक्शंस होते हैं एंड नो सपोज फॉर एन एग्जांपल आउट ऑफ दिस 550 नो लेट अस से द करंट सिनेरियो ले लेते हैं, 300 सीट्स आर देयर, ठीक है। लोकसभा में आपको पता है कि लोकसभा में जिसके पास मेजॉरिटी सीट्स होती है वही गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, तो यहाँ गवर्नमेंट बना ली। लेकिन जब बात यहाँ आती है 250 की, तो इसमें से आपके पास लेट्स से 80 मेंबर्स आर देयर, ठीक है। लेकिन टोटल मेंबरशिप कितना है, टोटल नंबर कितना है 800, 800 800 में से अगर मुझे जॉइंट सीटिंग में कोई भी बिल पास करवाना है, तो व्हाट वुड बी द majority I might be needing, right? So that would be 401. That is what 50% plus 1. This is a simple majority. Okay, ठीक है। तो क्या ये सिनेरियो में क्या ये कभी पास होगा? मैं जॉइंट सीटिंग में कभी भी जीत पाऊंगा? नहीं, लिखा है ना, except when the strength of the ruling party in both the houses is less than the opposition। देखो both the houses, यहाँ पर both the houses का मतलब समझिएगा, एक हाउस में आपके पास चलो स्ट्रेंथ है 550 में से 300 मेंबर्स आपके हैं, ठीक है, राइट है ना, जो करंट है। लेकिन क्या राज्यसभा में आपके पास सीट्स नहीं है, तो आप कैसे जीत पाएंगे? जॉइंट सीटिंग में आप कभी जीत ही नहीं पाएंगे, ठीक है। और यही फेस कर रहा था, यही दिक्कत फेस कर रहे थे इन 2014 इलेक्शंस। जब 2014 के इलेक्शंस हुए, ठीक है, द बीजेपी गवर्नमेंट वाज नॉट हैविंग any of the seats in Rajya Sabha, not any of the seats, मतलब minor seats थे, मतलब no majority was with the opposition parties. So what did they planned is वो लोग states में ज़्यादा फोकस किए, the BJP government, और states में ज़्यादा majority लाए, because आपको पता है कि राज्यसभा के members को कौन elect करता है ना, the members of state legislative assembly। तो जब स्टेट्स में हमारा कब्जा होगा या हम जब रूल करेंगे या गवर्नमेंट बनेगा, तो हमारे ज्यादातर मेंबर्स यहाँ जाएंगे, ठीक है। तो फिर जब मोदी 2.0 आया, सेकेंड फेज आया ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, तो यहाँ पर क्या है, दे आर नॉट फेसिंग सच एन इशू व्हेन जॉइंट सीटिंग इज देयर। हालांकि जॉइंट सीटिंग कभी होता नहीं है, ठीक है। अच्छा, होमवर्क लिखिए, अभी तक कितनी जॉइंट सीटिंग्स हुई है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा या मुझे मैसेज करिएगा, राइट, कि जॉइंट सीटिंग कितनी हुई है। ओके, आई होप आपको ये नंबर गेम समझ में आया, राइट, या फिर यहाँ से जो एक्सेप्ट वाले के बाद वाला जो पॉइंट था यहाँ तक वो समझ में आया। ओके, चलिए फिर अब मैं शुरू करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक, राइट। एक ये वाला है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, अपर हैंड ऑफ द लोकसभा। आपकी बुक में सिर्फ यहाँ तक ही लिखा है, ठीक है, यहाँ तक, और बहुत सारे इररिलेवेंट पॉइंट्स है, लेकिन मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स है जो मैंने अपने आप से ऐड किए हैं, हालांकि दिस आर नॉट मेंशन्ड इन योर बुक, लेकिन दिस आर मेंशन्ड इन सम अदर बुक्स जहाँ पर मैं रेफर करता हूँ। ओके, क्या लिखा है? लिखा है अ वोट फॉर डिसकंटिन्यूएंस, ठीक है, ऑफ नेशनल इमरजेंसी। जब नेशनल इमरजेंसी डिसकंटिन्यू होती है, ठीक है, तो वो डिसकंटिन्यूएंस का जो वोट है वो कहाँ मायने रखता है? लोकसभा में ही मायने रखता है। तो क्या हुआ, लोकसभा का अपर हैंड हुआ। अप्रूवल, जब अप्रूवल का समय आएगा, ठीक है, तब हम आपकी भी बात सुनेंगे, मतलब इक्वल पावर्स की बात सुनेंगे कि यस बोथ हैव इक्वल पावर्स। लेकिन अप्रूवल मतलब जब लागू करना है, इसको प्रोक्लेम हो गया है, इसका अप्रूवल लाना है, तो इक्वल पावर्स। लेकिन जब डिसकंटिन्यू करना है, तब लोकसभा विल बी हैविंग एन अपर हैंड। ओके, ठीक है, एंड सेम थिंग हियर राज्यसभा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर द राज्यसभा कैन नॉट remove the council of ministers by passing a vote of no confidence। मतलब अगर राज्यसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो सरकार नहीं गिरेगी। सरकार कब गिरेगी? जब यही नो कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ पास होता है? जब यही नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है लोकसभा में, तब जाकर सरकार गिरेगी। क्यों? क्योंकि the council of ministers are responsible to Lok Sabha only। देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा, ओके, only, तो they are responsible to Lok Sabha only irrespective of their membership, ठीक है, चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स राज्यसभा से भी क्यों बिलोंग ना करते हो, ठीक है,
उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ जतानी है, लोकसभा में ही जतानी है। तो लोकसभा में अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो सरकार गिरेगी, लेकिन यही नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर राज्यसभा में पास होता है, इट हैज नो इफेक्ट। ठीक है, समझ में आया बेटा? आई होप आई हैव मेड अ पॉइंट क्लियर टू यू। ओके, चलिए अब थोड़ा और समझाना है मुझे। फॉर एन एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर देखता हूँ मैं अगर इसका कोई रेलेवेंट टॉपिक है या नहीं। ठीक है, शायद मैंने आपको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाया था एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाया था। ठीक है, ओके, देखता हूँ मैं अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं समझाऊंगा। राइट, अभी फिलहाल मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाता हूँ। देखिए, यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया। अनइक्वल स्टेटस, जो हमारा टॉपिक है वो क्लियर हो गया। अनइक्वल स्टेटस ऑफ बोथ द हाउसेस, और वी कैन से द अपर हैंड ऑफ द लोकसभा। ठीक है, अब लोकसभा का देखिए, पहले हम क्या पढ़े, इक्वल स्टेटस पढ़े, बोथ द हाउसेस ऑफ इक्वल पावर्स। फिर नेक्स्ट पढ़े क्या पढ़े, नेक्स्ट पढ़े हम अनइक्वल स्टेटस, राइट, या फिर अपर हैंड ऑफ लोकसभा। राइट, तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा, तो कहेंगे अपर हैंड ऑफ राज्यसभा। यहाँ पर जो लोकसभा है उसकी जगह पर क्या आएगा, राज्यसभा आएगा। ठीक है, देखते हैं। देखिए लिखा है, क्या लिखा है, एक्सक्लूसिव पावर्स, एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ द राज्यसभा। ओके, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट, सबसे व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, लेट मी चेंज द मार्कर, ओके, चलिए, मजा आता है ये, नो कलर्स, नो डिफरेंट कलर्स, नो, राइट। ठीक है, सो आई काइंड ऑफ एंजॉय दैट थिंग। एक तो नया प्लेटफॉर्म है, राइट, तो मजा आ रहा है। चलिए, कमिंग बैक टू टॉपिक, it authorizes the parliament to make laws on the subjects enumerated in the state list। आ गया? ठीक है, किसकी बात चल रही है, राज्यसभा की, राज्य, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट। ठीक है, तो स्टेट लिस्ट, अभी आपको पता है ना, मैंने कहाँ सिखाया था, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, वहां पर मैंने सिखाया था आपको कि वी हैव थ्री लिस्ट, वी हैव यूनियन लिस्ट, वी हैव स्टेट लिस्ट एंड वी हैव कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, और एक है रेसिड्यूरी पावर्स। ठीक है, या रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स, वो हम बाद में देखेंगे। तो यूनियन लिस्ट, हु हैज द पावर टू मेक द लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स एन्यूमरेटेड इन द यूनियन लिस्ट, तो कहेंगे द सेंट्रल गवर्नमेंट। हु हैज द पावर टू मेक टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स एन्यूमरेटेड अंडर द स्टेट लिस्ट, तो कहेंगे द स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन साथ ही साथ मैंने एक क्वेश्चन भी आपको पूछा था, कैन द पार्लियामेंट make laws on the subjects enumerated in the state list? Your answer should be, or you should answer yes. ठीक है, yes, the parliament can make laws on the subjects enumerated in the state list. Why? यहाँ पर collectively हम पार्लियामेंट कहते हैं, लेकिन हमें पता है असल में क्या है, राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो क्वेश्चन ट्विस्ट भी हो सकता है, डायरेक्टली नहीं पूछेंगे कैन द राज्यसभा make laws on the subjects enumerated in the state list, नहीं, ऐसा नहीं पूछेंगे, आपको पार्लियामेंट कलेक्टिवली पूछेंगे, थोड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन मत होइएगा। ठीक है, पार्लियामेंट, यस पार्लियामेंट, बिकॉज राज्यसभा इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, राइट। ठीक है, तो यस, राइट। तो अब यहाँ पर क्या होता है, आपको बताया था कि जब क्या होता है, टू और मोर स्टेट्स कलेक्टिवली अपना पावर सरेंडर करते हैं राज्यसभा को, तब होता है। सेकंड क्या होता है, जब राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन पास करता है कि भाई आज से एक्स सब्जेक्ट जो है, ठीक है, वाई स्टेट का, वो आज से उस एक्स सब्जेक्ट पे मैं लॉ बनाऊंगा, तो वो रेजोल्यूशन पास करके 2/3 मेजोरिटी से वो एंजॉय करते हैं अपना पावर। ठीक है, राइट, आई होप द पॉइंट इज क्लियर। सेकंड चीज भी है, जब हम नेशनल इमरजेंसी सीखेंगे तब, राइट, अभी समझा देता हूँ, नो डाउट। ठीक है, सभी कुछ क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब होता क्या है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगती है, राइट, तब नेशनल इमरजेंसी है, प्रेसिडेंट्स रूल भी लगता है तब। ठीक है, प्रेसिडेंट्स रूल कोई पर्टिकुलर स्टेट पे लगता है, राइट। दोनों केसेस समझाता हूँ मैं आपको। उस केस में भी पार्लियामेंट या फिर राज्यसभा अपना काम करता है, अपना स्टेट लॉ बनाता है, या स्टेट लिस्ट के अंदर जो लॉज है वो बनाता है। ओके, देखिए, सबसे पहले
अगर नेशनल इमरजेंसी की बात करूँ तो नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है, लोकसभा जो है, ठीक है, वो सस्पेंड हो जाती है, ठीक है, ओके, मतलब लोकसभा अपना काम नहीं करती है। तो पार्लियामेंट का जो काम है, ठीक है, वो कौन करेगा, तो करेंगे राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा वो काम करेगा, राइट। तो राज्यसभा क्या करता है, इन केस ऑफ इमरजेंसी लोकसभा का जो भी अपना जो वर्क लोड था वो राज्यसभा संभालता है, बिकॉज राज्यसभा क्या है, राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, है ना, एंड इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो देखिए राज्यसभा संभालता है कि नहीं संभालता, राइट। अब यही चीज अगर मैं बात करूं प्रेसिडेंट्स रूल में, ठीक है, तो प्रेसिडेंट्स रूल में क्या होता है, तो प्रेसिडेंट्स रूल में हम क्या करते हैं, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो डिसॉल्व कर देते हैं या सस्पेंड भी कर देते हैं, कभी कभी तो सस्पेंड भी करते हैं, ठीक है, राइट, है ना। तो जब ये होता है तब who has the charge, right, who has the charge for handling the affairs of the state, तो कहेंगे द राज्यसभा, राइट। तो राज्यसभा हैज द पावर, यस इट हैज द पावर। और इसी दौरान जब ये लेजिस्लेटिव असेंबली सस्पेंडेड होती है या फिर डिसॉल्व होती है, तो सारे के सारे जो स्टेट लिस्ट है उसके अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स है उसके ऊपर लॉस कौन बनाएगा, द पार्लियामेंट विल मेक द लॉस, ओके। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू गाइस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा यही पॉइंट यहाँ पर है, ओके, जो समझा दिया था पॉइंट वो यहीं पर है, देख लेते हैं क्या है। द राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी, है ना, यस इट इज अ परमानेंट हाउस एंड इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसॉल्यूशन हियर, यस, है ना। लोकसभा इज सब्जेक्ट टू डिसॉल्यूशन, लोकसभा डिसॉल्व हो सकता है लेकिन राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं हो सकता। हियर इट्स रोल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड व्हेन लोकसभा रिमेन्स डिसॉल्व्ड, ठीक है, स्पेशली ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। देखिए ये तो मैं पहले ही समझा चुका हूँ, ओके, अगेन ये पॉइंट यहाँ पर रिपीट हो गया या फिर रिपीट हो गया लेकिन मैंने पहले ही समझा दिया, ओके। देन इट एक्ट्स एज व्हाट, एक्ट एज एन लेजिस्लेचर, ठीक है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू यू। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, दैट इज द एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। और इसके रिलेटेड मैंने आपको एक आर्टिकल शेयर किया था, ठीक है, और आर्टिकल शेयर किया था ग्रुप में, शेयर किया था द हिंदू का आर्टिकल, राइट, अबाउट द एंटी डिफेक्शन लॉ। और उसमें किसका केस समझा रहे थे, वो समझा रहे थे शायद इसका, मध्य प्रदेश का, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में अभी के अभी, ठीक है, बिफोर कंप्लीटिंग दिस लेक्चर, मध्य प्रदेश में कमेंट कीजिएगा हु इज द चीफ मिनिस्टर, हु इज द चीफ मिनिस्टर, द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। एंड जब ये टॉपिक शुरू करूँ ना उसके पहले आप ये आर्टिकल पढ़कर आइएगा, और अगर नहीं है आपके पास आर्टिकल मुझे मैसेज करिएगा, ठीक है, आई विल सेंड यू द लिंक, ओके। मुझे ये चाहिए कुछ भी हो जाए। एंटी डिफेक्शन लॉ हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शबा खैर, ठीक है, स्टे होम, स्टे सेफ। अब से मैं इसी प्लेटफॉर्म पे इसी तरीके से पढ़ाऊंगा, कमेंट करके या मुझे मैसेज करके बताइएगा कि वाज द लेक्चर नाइस, क्या मैं इस प्लेटफॉर्म पे या इस तरीके का जो टेक्नोलॉजी है उस पर हम काम कर सकते हैं फर्दर, आपको समझ में आता है ये टॉपिक, ओके, ठीक है। और शायद मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में आना ये जो साइड में मैं दिख रहा हूँ ना वो भी ना दिखूँ, ताकि आपका डिस्ट्रैक्शन ना हो, ओके, ठीक है। सो बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।